हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायरिंग केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। और आज है लेक्चर नंबर 2। एस ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक में आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कवर किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया हुआ है। सबसे पहले तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, और हाँ थर्ड था हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी से हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, हाइड्रेशन एनर्जी से हमें आज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या, है ना। तो ये जो थर्ड वन है ये है हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसा नाम से ही क्लियर है बेटा। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है ये समझते हैं इसको। हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे है वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रेशन मतलब क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन। देखिए कोई भी एल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉन है जब वाटर उसे रिमूव करेगा तो उस केस में जो एंथैल्पी कंज्यूम होगी, उस केस में जो एंथैल्पी लगेगी, जो खर्च होगी, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को वाटर का एग्जाम्पल लेना है। मतलब अगर हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वाटर के साथ अल्कली मेटल्स की रिएक्शन करा रहे हैं, तो स्पेशल वाटर के केस में हम उसे नाम देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी काम कर रही थी। क्या कि जैसे ही जिस एलिमेंट का साइज़ बहुत स्मॉल होगा, जिस एलिमेंट का साइज़ बहुत छोटा होगा, उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन खींचना उतना ही मुश्किल होगा। मतलब उसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता था उतना ही ज़्यादा होगा। यही तो है, बिल्कुल वही ट्रेंड ये भी ऑर्डर फॉलो करेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी बिल्कुल उसी तरीके से है। बस यहाँ पे क्या है कि अगर वाटर रिएक्शन कर रहा है तो हम उसे हाइड्रेशन नाम दे देते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड उसी तरीके से फॉलो होगा, ऑर्डर बिल्कुल वही होगा जैसा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का होता है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए साइज कैटायन का जितना स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए इसको तो हटा दो, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब नहीं ये क्या है बेटा, ये तो रेडियो एक्टिव है ना, इट इज़ रेडियो एक्टिव, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर जब भी लिखेंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये बचा ये हाइड्रोजन, इसको भी नहीं लिखना है, तो इन दोनों को तो आप हटा सकते हैं, इन दोनों को। ठीक है, हमें इतने का ऑर्डर लिखना है। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी हुआ क्योंकि इसका क्या है, सबसे ये स्मॉल साइज़ का एलिमेंट यही है, सबसे स्मॉल साइज़ का एल्कली मेटल यही है। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बस ऑर्डर लिख दीजिए। उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और हमें सीजियम तक ऑर्डर लिखना है क्योंकि फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, उसे नहीं लिखना है, और हाइड्रोजन को भी नहीं लिखना है ना। ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं, इसके ऊपर एक प्लस लगा दीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो जो कैटायन बनेगा उसके ऊपर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, एज द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर। मतलब कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी हाइयर होगी। ये तो वही ऑर्डर हुआ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का था। तो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। बस हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके बारे में आपको ये ज़रूर बता दूं कि हाइड्रेशन का नाम जब भी लिया जाएगा समझ जाइए कि वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, उसमें जो एंथैल्पी लग रही है वाटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वाटर लगा रहा है एनर्जी लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एंथैल्पी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंड ऑर्डर वुड बी सेम एज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर। ओके, तो चलिए हम लिख दें बेटा, ये स्मॉल साइज़ का था इसीलिए। और आपको पता है कि साइज जो होता है ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन का जो साइज़ है ऐसे बोल सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, या मैं यहाँ पे शो कर दूंगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, या इसकी जगह पे आप हाइड्रेशन की जगह पे ये भी लिख सकते हैं क्या, हाइड्रेशन हो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बेटा आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ में आ गया। अब आता है इसके बाद बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
अगला करेक्टरिस्टिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत पूछा जाता है ना। तो फोर्थ नंबर पे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर ये क्या है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये इफेक्ट है क्या। देखिए होता क्या है, जब किसी मेटल के सरफेस पे, है ना, हमने इसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इस इफेक्ट का यूज़ क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझिए, बहुत इजी है। देखिए क्या होता है, कोई भी मेटल का सरफेस ले लीजिए, हम आपने मेटल का एक ब्लॉक ले लिया, सपोज मैंने मेटल का एक ब्लॉक ले लिया, टुकड़ा ले लिया, पीस ले लिया मेटल का। अब उसके ऊपर अगर मैं रेज डालता हूँ, रेज मतलब क्या, एनर्जी। जब आप कोई एनर्जी डालेंगे रेज के फॉर्म में या बीम के फॉर्म में, है ना, कोई बीम डालते हैं या कोई रेज डालते हैं, मतलब एनर्जी आप जब डालते हैं तो क्या होता है, उसके सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके निकलना शुरू कर देते हैं, इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्यों, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, तो इस फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई कि जब मेटल के सरफेस पे कोई बीम डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, जो मेटल बहुत रिएक्टिव होगी, जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पे है। तो ऐसे केस में रिएक्टिव मेटल जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे अच्छा शो करेगी। तो रिएक्टिव वो होगी जिसका साइज बहुत बड़ा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हम कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। किसके होता है, साइज। समझ में आ रहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे आप दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। तो ये साइज जो है आपको जो दिख रहा है, आप इसमें एक और चीज़ बढ़ा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ओके, तो रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे सीजियम जो दिया हुआ है, सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल टू मेक, क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, टू मेक इलेक्ट्रोड, टू मेक इलेक्ट्रोड्स। इज दैट क्लियर। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम इन मेटल्स को जो बहुत रिएक्टिव होती हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा शो कर सकती हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है सीजियम। कभी कभी पोटेशियम भी यूज़ होती है ना, इसकी जगह पे पोटेशियम भी यूज़ करते हैं, पोटेशियम भी रिएक्टिव मेटल में आ जाती है। सीजियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। अब हम चलते हैं नंबर 5 पे। एस ब्लॉक का बहुत और ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा गया है। अब ये 5th वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं 5th वाले को। और वो एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है। और वो क्या है, वो 5th हेडिंग होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड मोनो ऑक्साइड, इन सब में कौन कौन मेटल बनाएंगी, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ गाइज, नीट में बहुत ज़्यादा आया हुआ है मेरे बच्चों। और इसके अलावा IIT मेन में भी कई बार रिपीटेड है। तो चलिए चलते हैं बेटा, हेडिंग डाल देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ बेटा, है ना। तो ये 5th हेडिंग जो हमारी होगी वो है फॉर्मेशन ऑफ मोनो ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, राइट। तो चलिए चलते हैं बेटा, हमारी ये 5th हेडिंग जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, मोनो ऑक्साइड। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मोनो ऑक्साइड, ये दूसरा है पेरोक्साइड, मोनो ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ये सुपर
ऑक्साइड, ये बहुत पूछा गया। देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ और डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किस तरीके से, ट्रिक भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये जो मेटल्स आपको दी गई हैं, क्या करना है, इन मेटल की 3 कैटेगरी बनानी है। साइज़ के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, है ना। कौन कौन सी, एक सबसे स्मॉल साइज़ की मेटल कौन सी है, सबसे लार्ज साइज़ वाली कौन सी है, और उन दोनों के बीच में जिसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं वो कौन सी है। तो 3 कैटेगरी हो गई। स्मॉल साइज़ की मेटल कौन सी है, लार्ज साइज़ की कौन सी है, और एक बीच वाली इसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, देखो ज़रा, मैं इस ग्रुप को फिर से लिख के दे रहा हूँ। ये जो ग्रुप है हमारा एल्कली मेटल्स का, फर्स्ट जिसे बोलते हैं, ये है लिथियम, और ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम। बस इतना ही लिखना है ना। अब देखो साइज़ की जब भी बात करेंगे तो देखो क्या बेटा, ये जो लिथियम है, ये लिथियम, ये सबसे स्मॉल साइज़ की कंसिडर की जाती है। आप जानते हैं ये लिथियम क्या है, स्मॉल साइज़ मेटल। तो इन सब में स्मॉल साइज़ मेटल कौन सी है, लिथियम। उसके बाद देखो बेटा, ये जो लास्ट की 3 है ना, लास्ट की ये तीनों लास्ट की, ये तीनों, इन तीनों को बेटा हम लोग लार्ज साइज़ में रखते हैं। ये कहलाती हैं लार्ज साइज़ मेटल। कैसी, लार्ज साइज़ की। अब जो बीच वाली आपको दिख रही है, ये इसको इंटरमीडिएट बोल सकते हो। ये बीच में सिर्फ एक ही होती है, तो ये इंटरमीडिएट जो है वो केवल और केवल सोडियम है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी हो गई। अब ज़रा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसे ही 3 कैटेगरी हम इनकी भी बना लेंगे, जो कि पहले से आपको दिख रही है। क्या, मोनो ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ज़रा इनकी 3 कैटेगरी बना लीजिए। देखिए ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ये 3 स्पीसीज़ हैं, मोनो, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो देखिए मैं बनाता हूँ, सबसे पहली वाली मैं लिख देता हूँ भाई, ये मोनो ऑक्साइड है, पहला वाला हो गया मोनो ऑक्साइड। दूसरी वाली जो स्पीसीज़ आपको दिख रही है, जिसे आप बोल रहे हो पेरोक्साइड, तो मैंने लिख दी भाई ये पेरोक्साइड है कि नहीं। तीसरी वाली जो स्पीसीज़ है वो क्या है, सुपर ऑक्साइड। क्या है वो बेटा, सुपर ऑक्साइड। ज़रा ध्यान से सुनना। अब क्या होती है सुपर ऑक्साइड, ज़रा लिख देते हैं बेटा। मोनो ऑक्साइड का मतलब केवल ये ऑक्सीजन का एक एटम और उसके ऊपर उसके 2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल ऑक्साइड का एटम, मोनो ऑक्साइड। पेरोक्साइड किसे बोलते हैं, O2 के ऊपर 1 नेगेटिव अगर लगा दोगे, 2 नेगेटिव लगाओगे तो पेरोक्साइड हो जाएगा, और अगर 1 नेगेटिव लगाएं तो वो ये हो जाएगा, क्या, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा ये है, ध्यान से सुना। पेरोक्साइड जो तुम्हारा है वो O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, और मोनो ऑक्साइड ये है। अब साइज़ के अकॉर्डिंग इसको भी लिख लो बेटा, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये मोनो ऑक्साइड, ये बेटा स्मॉल साइज़ होता है। मोनो ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन का स्मॉल साइज़ का स्पीसीज़ है, दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है पेरोक्साइड, ये बीच का है, और सबसे लास्ट वाला है ये बेटा लार्ज साइज़ है। ये क्या है, लार्ज साइज़। तो देखिए कितना आसान है, ये लार्ज साइज़ है, ये स्मॉल साइज़ है, और ये जो बीच में है जिसे आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कौन सा है, ये बीच वाला है। तो बेटा 3 स्पीसीज देखो ध्यान से, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, ये और ये। अब जब होता क्या है, होता ये है बेटा कि जो स्मॉल साइज़ की होगी वो स्मॉल साइज़ वाली स्पीसीज से ही रिएक्शन करेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान रखना। ऐसा होता है कि अगर आप स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो, स्टेबल कंपाउंड, तो स्टेबल तब बनते हैं जब अगर एक स्पीसीज स्मॉल है तो सामने वाला भी स्मॉल होगा। मतलब स्मॉल साइज़ सेम साइज़ की रिएक्ट करेंगी तो स्टेबल बनेगा। वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग बहुत फेमस, क्या, रिश्ते बराबरी में किए जाते हैं। तो बराबरी का मतलब क्या है, अगर दोनों लार्ज साइज़ के हैं तब भी चलेगा, तब भी स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और अगर दोनों स्मॉल है तब भी चल जाएगा, तब भी स्टेबल बनेगा। सिर्फ एक ही केस में स्टेबल नहीं बनता है कि एक स्मॉल है और एक लार्ज है, एक स्मॉल और एक लार्ज, उस केस में स्टेबल नहीं बनेगा। तो अब बहुत इजी हो गया देखिए पहचानना, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मोनो ऑक्साइड सबसे स्मॉल साइज़ की है, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन को पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि पेरोक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका साइज़ लार्ज है, नहीं, ये गलत है ना। इसको आगे मैं केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए चलते हैं इस पर। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करें, सुपर ऑक्साइड लार्ज साइज़ का है, पेरोक्साइड नहीं। सुपर ऑक्साइड का साइज़ सबसे लार्ज है तीनों में। तो साइज़ के अकॉर्डिंग कर लिया। अब आप मैच कर लीजिए,
लिथियम किसके साथ स्टेबल कंपाउंड बनाएगी, लिथियम स्मॉल है तो यहाँ पे भी एक स्मॉल दिया हुआ है देखो, तो स्मॉल साइज का ये लिथियम भी स्मॉल साइज, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लिथियम फॉर्म स्टेबल। देखिए सब कुछ हर एक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसके पीछे कारण सिर्फ स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछना है। लिथियम फॉर्म स्टेबल मोनो ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट लिख दे, इसका मतलब लिथियम जो है इन दोनों से रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये भी लिख सकते हैं लिथियम डज नॉट फॉर्म स्टेबल, क्या नहीं बना पाएगी, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती है। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, स्टेबल को आप हटा भी सकते हैं, ये बनाती ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपके लिए मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, स्टेबल तो छोड़ो, बनता ही नहीं है, क्योंकि इतना अनस्टेबल होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट सोडियम। सोडियम क्या बनाएगी बेटा, ये लो सोडियम को देख लो, सोडियम इंटरमीडिएट है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा है, ये, तो लिथियम विल सोडियम फॉर्म ये क्या बनाएगी बेटा, स्टेबल पेरोक्साइड, क्या बनाएगी, ये स्टेबल पेरोक्साइड बनाएगी। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट पे। लास्ट क्या है, ये तीन साइज जो लार्ज हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फॉर्म, ये भी लार्ज है, तो जो लार्ज होगा उसके साथ स्टेबिलिटी शो करेगा, फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड। तो अगर आप बोले आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई स्टेबल सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाएंगे, तो भाई स्टेबल सुपर ऑक्साइड सिर्फ ये तीन बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जरा इसे नोट करें फटाफट, अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई भी कमेंट, कोई भी मतलब डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, फटाफट कमेंट करें, ठीक है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे आपके जो लेक्चर्स हैं वो ऑर्डर से और प्रॉपर तरीके से डे बाय डे अपलोड होते रहेंगे। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है प्रॉपर तरीके से, है ना। बीच में थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा था बेटा, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फटाफट आप देखते रहें, और कोई भी डाउट है तो बस यही चाहते हैं हम कि कैसा भी डाउट है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएँ और ज़रूर कमेंट करें, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। ओके चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसके बाद बेटा देखिए अब क्या पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं 5th के बाद 6, इसे हम हटा देते हैं बेटा। 6 नंबर पे हम लोग करेंगे। 6 है बेटा एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसके बाद सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट एस ब्लॉक का वही है। तो चलिए चलते हैं, लेक्चर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और क्या है वो, एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। तो 6 जो है हेडिंग वो है एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। तो ये जो एल्कली मेटल्स होती हैं बहुत सारी हैं, देखो ये लिथियम हो गई, सोडियम कर सकते हो, रुबिडियम कर सकते हो, पोटेशियम कर सकते हो, ETC है ना, सीजियम भी कर सकते हो। ये सब एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर है। ये लो लिक्विड अमोनिया। सबसे पहले तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि जो लिक्विड अमोनिया है ना, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया अलग अलग होता है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। वो देखें बेटा, ऐसा होता है कि ये जो अमोनिया है ये, इसको समझ लो। लिक्विड अमोनिया को ये मत समझ लेना, देखो कि आपने लिख दिया ये लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब आपने कहीं ये समझ लिया कि अमोनिया प्लस वाटर, नहीं, अमोनिया प्लस वाटर जो है ये एक्चुअली में बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NH4OH, और ये है लिक्विड अमोनिया। क्या है, ये है लिक्विड अमोनिया। इट इज़ नॉट लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब ओनली अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का मतलब क्या है बेटा, ओनली अमोनिया। कंफ्यूज ना होना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये लिक्विड अमोनिया है, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अमोनिया में वाटर बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड अमोनिया क्लियर हो गया?
और ये लिक्विड अमोनिया है, हम बात कर रहे हैं इसकी। ओके, ओनली अमोनिया होगा इसमें, ठीक है, कोई भी वाटर वगैरह नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या है, अब हम आपको बता देते हैं। तो देखिए बेटा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले कि ये क्या है। देखिए होता क्या है कि एल्कली मेटल्स जितनी भी हैं, ये सब दिख रही ना, मेटल्स तो कभी वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होती, लेकिन लिक्विड अमोनिया एक ऐसा सॉल्वेंट है, लिक्विड अमोनिया ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें एल्कली मेटल जितनी भी आप देख रहे हो ये सभी डिजॉल्व हो जाती हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, जितनी भी एल्कली मेटल है वो तो डिजॉल्व हो जाती हैं। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड ग्रुप, सेकेंड एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, जिसमें होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी सभी की सभी लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप इसे चाहें तो भी नोट कर लें, क्योंकि हम एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको आगे भी पढ़ाएंगे, उसमें भी ये पढ़ाएंगे। ये वाली हेडिंग उसके अंदर भी आएगी कि एल्कली और सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है। जबकि आप जानते हैं कि अमोनिया नॉर्मली किसी पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन ये इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। ये बहुत ही ख़ास बात है इसकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली, मतलब पागल हो जाए कि भाई ये कैसे हो गया, हो गया नहीं, होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब होता क्या, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो आपने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। क्या ले ली? सपोज़ आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। अब उस टेस्ट ट्यूब में आपने डाल दिया है लिक्विड अमोनिया इस तरीके से। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने ले ली एक टेस्ट ट्यूब। देखो, तो ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, पक्का? ओके। अब आपने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया है लिक्विड अमोनिया। ये क्या है बेटा? ये है आपका लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, अब आप इसके अंदर डाल रहे हैं एल्कली मेटल। क्या डाल रहे हैं बेटा? इसके अंदर डाल रहे हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कोई भी आप ले सकते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कोई भी ETC मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी आप डाल दें। जैसे ही आप बेटा इसके अंदर डालोगे तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखो, रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज आपने लिख दिया यहाँ पे ये सोडियम, जो कि है एल्कली मेटल। देखो ये क्या है बेटा, ये है एल्कली मेटल है। ओके, अब इसको आपने डाल दिया है लिक्विड अमोनिया में। किस में डाल दिया है बेटा? लिक्विड अमोनिया में। अब ज़रा आप अच्छे से देखना बेटा, अमोनिया के पास तो पहले से ही लोन पेयर होते हैं। देखो अमोनिया के पास ये क्या है बेटा, अमोनिया के पास, ये आपको दिख रहा है, ये पहले ही लोन पेयर हैं, मतलब अमोनिया के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम के पास भी पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दिख रहा, ये देखो, ये मैं लिख देता हूँ, ये है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिख रहा कि नहीं? तो ये देखो, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये है मेटल, मेटल को तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लेकिन अमोनिया को लेना नहीं है। ध्यान से चीज़ें समझो, अमोनिया को वैसे तो लेना चाहिए था, लेकिन अमोनिया के पास खुद ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लेने के लिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अमोनिया खुद ही देना चाहता है कि मेरे लोन पेयर कोई ले लो, तो ये भी देने वाला है, और सामने मेटल रखा वो भी देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ जाएंगे? तो ज़रा समझो भाई, जब ये ले नहीं पा रहा है और ये दे रहा है, क्योंकि ये मेटल है, इसको तो लूज ही करना है, तो इसने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, और ये ले नहीं पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? वो इलेक्ट्रॉन बीच में मतलब सोल्यूशन में, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये आपका सोल्यूशन है। देखो आपने इसमें डाल दिया एल्कली मेटल, लिक्विड अमोनिया है। तब आप डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके अंदर सोल्यूशन में रहेंगे। ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस सोल्यूशन के अंदर, दिख रहे हैं कि नहीं? ये एक्चुअली में इस सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? इन सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको ज़रा दूसरे कलर से लिख देते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सोल्यूशन में रहते हैं, बिल्कुल सोल्यूशन में, है ना? तो ये एक सोल्यूशन है जिसमें मेटल डिसॉल्व हो गई है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि सॉल्वेशन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह पे इनका नाम हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने मेटल को इसमें डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चल गया सोल्यूशन में पड़े हुए हैं। अब हो क्या रहा है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ।
जैसे ही आपने एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व किया, जैसे ही मेटल डिज़ोल्व हुई, पॉइंट समझना, एक तो ये हुआ कि मेटल जैसे ही डिज़ोल्व हुई तो मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, सोल्यूशन के अंदर क्या है, दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और सोडियम ने लूज किया है तो वो कैटायन बन गया है। तो आप सोल्यूशन के अंदर जरा ध्यान से सुनना, दो चीज़ें हैं जो अमोनिया से रिएक्ट करने वाली हैं, एक तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक सोडियम आयन। क्लियर है कि नहीं? अब ये दोनों वन बाय वन अमोनिया से रिएक्ट करेंगे। क्यों? अमोनिया क्या करेगी, इनको पूरी तरीके से घेर लेगी, क्योंकि अमोनिया क्या है, अमोनिया जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टाइप का है। तो क्या करता है कि एक कॉम्प्लेक्स आयन की तरह बना देता है, कॉम्प्लेक्स आयन। अब जरा ध्यान दो, आसान तरीके से समझे। तो सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, ये दोनों अमोनिया से रिएक्ट करेंगे। तो जब सोडियम अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो सोडियम तो कैटायन था, तो अमोनिएटेड कैटायन बन जाएगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, अमोनिएटेड कैटायन। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो ही चीज़ें हैं, एक सोडियम मेटल है, आयन जो आयन के फॉर्म में है, तो एक अमोनिएटेड कैटायन बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब वो रिएक्शन करेगा तो अमोनिएटेड एनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ तो बोलेगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो दो चीज़ें बन गई, अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़रा अच्छे से देखना हुआ क्या हुआ। ये जब ये दोनों रिएक्शन किया तो ये बन गया अमोनिएटेड कैटायन, ओके, और प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। दो चीज़ें बन गई, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना, जिसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअली में इनका दूसरा नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। पक्का ना? फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह एक और नाम है जो अभी आपको बोला था, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ सोल्यूशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। ये बेटा सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन के ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे आपने एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व किया था, हुआ क्या था, एकदम से सोल्यूशन जो तैयार हुआ उसका कलर हो गया ब्लू। कैसा कलर, ब्लू कलर सोल्यूशन। ध्यान से सुनना। अब ये जो ब्लू कलर सोल्यूशन है वो किस वजह से है, वो ब्लू कलर सोल्यूशन केवल इस वजह से है, देखो बनते तो दोनों हैं, अमोनिएटेड कैटायन भी बना और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी बना, लेकिन ब्लू कलर केवल और केवल इसकी वजह से है। ब्लू कलर केवल और केवल किसकी वजह से है बेटा, ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर, ये केवल और केवल इसकी वजह से है, इसमें अमोनिएटेड कैटायन का कोई रोल नहीं है। अब जरा सुनिए, अब क्या कर रहे हैं, आपने जो मेटल डिसॉल्व की थी ब्लू कलर सोल्यूशन बन गया। अब अगर आप मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं सोल्यूशन में, अगर आप मेटल को और डिसॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा और, कितना और, अगर आप इतना डिसॉल्व करते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूशन का है वो 3 हो जाए, कितना हो जाए 3। अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर हो गया तो जैसे ही 3 मोलर को पहुंचेगा या 3 मोलर के ऊपर, मतलब जैसे ही 3 मोलर पहुंचा, सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो एकदम से टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज कलर में, ब्रॉन्ज कलर में। अब जरा ध्यान से सुनना, कैसे कलर में हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर में। जो ब्रॉन्ज कलर है वो बेटा डायामैग्नेटिक सोल्यूशन है। कैसा, डायामैग्नेटिक। लेकिन जब तक ये ब्लू कलर था तब तक पैरामैग्नेटिक था। जब तक ये ब्लू कलर था तब तक सोल्यूशन कैसा था बेटा, तब तक सोल्यूशन था पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ही आपने देखो, आपने क्या किया, इसमें कॉन्सेंट्रेशन मेटल का इंक्रीज कर दिया, कितना, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन से अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो यही जो आपको कलर दिख रहा है वो हो जाएगा कॉपर ब्रॉन्ज कलर। कैसा हो जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। कॉपर ब्रॉन्ज कलर जो है वो एक्चुअली में डायामैग्नेटिक है। देखो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायामैग्नेटिक सोल्यूशन बन जाता है। कैसा, डायामैग्नेटिक सोल्यूशन। ये देखो, और अगर आप और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और भी ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं मेटल का, किसका,
मेटल का कॉन्सेंट्रेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो ये कलर डिसअपियर, कलर क्या हो जाएगा, कलर डिसअपियर। ज़रा ध्यान से देखो, ये भी डायामैग्नेटिक हो गया भाई। कलर अगर चला गया, कलर अगर चला गया बेटा तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना यहाँ पे। अच्छा एक और बात है, ये जो आपको सोल्यूशन दिख रहा है बेटा, है ये जो सोल्यूशन है इसके बारे में आपको बता दूं कि भाई ये बताओ, अगर कोई भी सोल्यूशन है वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमेशा याद रखिए आयंस की वजह से होती है, किसकी वजह से, आयंस की वजह से। और आयन तो दो हैं, ये देखो कैटायन है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज एनायन। तो ये एक तरीके से अमोनिएटेड कैटायन मतलब कैटायन समझो सिंपल, और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मतलब एनायन समझो, तो एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये सोल्यूशन कंडक्टिविटी शो करता है तो किस वजह से शो करता है, हमेशा याद रखिए आयंस की वजह से शो करता है। आयंस इसमें दोनों हैं, अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू दीज बोथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या है बेटा, दिस सोल्यूशन है ना, this blue color solution has conducting power, है ना, has conducting power, है ना, पक्का। और अगला पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू, किस वजह से होगा, दोनों रीजन की वजह से। क्या, एक तो है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिएटेड कैटायन, मतलब आयंस की वजह से। अगर शॉर्ट में लिख दूं मैं तो आयंस की वजह से, ये आयंस है बेटा, क्या है, आयंस की वजह से। तो कंडक्टिविटी तो दोनों की वजह से है, लेकिन दो पॉइंट है याद रखना, कंडक्टिविटी तो दोनों की वजह से, लेकिन ब्लू कलर सोल्यूशन केवल किस वजह से है, याद रखना, ब्लू कलर सोल्यूशन केवल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या दूसरा नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसकी वजह से केवल है। ब्लू कलर सोल्यूशन समझ में आ गया। ये सोल्यूशन कब कॉपर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट होगा, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे जैसे पहुंचेगा या उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसके भी आगे जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो कलर पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक केवल ब्लू कलर सोल्यूशन है। जैसे ही कलर थोड़ा चेंज हुआ, कॉपर ब्रॉन्ज हुआ, वो भी डायामैग्नेटिक है, और पूरी तरीके से कलर चला जाता है वो भी डायामैग्नेटिक है। तो ये दोनों कंडक्टिंग नहीं होंगे, दे आर नॉट कंडक्टिंग सोल्यूशन ना, नॉट कंडक्टिंग बेटा, ये कंडक्शन नहीं करेगा, नॉट कंडक्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी कंडक्टिंग नहीं है और ये भी है नॉट कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग सोल्यूशन नहीं है, नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बाय।